हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं डॉवर बीच के रिमेनिंग पैराग्राफ्स। और आप इससे पहले वाला अगर मेरा वीडियो देखेंगे तो मैंने आपको उसमें स्टैंजा वाइज समरी बताई थी। उसमें मैंने आपको स्टैंजा 1 और 2 समझाया था। तो ये मैथ्यू आर्नल्ड ने लिखा है और आज ये पोएम मैथ्यू आर्नल्ड की लिखी हुई है। और आज हम इसके स्टैंजा 3, 4 एंड 5 करने वाले हैं। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। स्टैंजा 3 में आर्नल्ड जो है वो कहते हैं कि सोफोक्लीस वॉज अ ग्रीक ड्रामेटिस्ट फ्रॉम 496 टू 406 BC। तो यहाँ पर सोफोक्लिस का जिक्र वो करते हैं इस पोएम में। एट द कोस्ट ऑफ एजियन सी ही हर्ड द रोरिंग साउंड ऑफ द एब एंड फ्लो ऑफ द सी वेव्स। और वो ये इस पोएम में सोफोक्लीस का एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि वैसे पहले तो उनका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि वो एक ड्रामेटिस्ट थे एंड उनका जो टाइम पीरियड है वो है 496 टू 406 BC। ठीक है, तो एक बार जब वो कोस्ट पर थे, कहाँ के, एजियन सी के। तो उन्होंने क्या सुना, रोरिंग साउंड ऑफ द एब एंड फ्लो ऑफ द सी वेव्स। सी वेव्स क्या होती हैं, कभी बहुत ज़्यादा उनका फ्लो बहुत ज़्यादा हाई होता है और कभी बहुत ज़्यादा लो होता है। तो एबिंग आप कह सकते हैं कि फ़्लो जब बहुत लो है, और फ्लो मतलब आप कह सकते हैं कि जब अच्छा फ्लो सी वेव्स का है। द पोएट सेज टू हिज बिलव्ड दैट हियरिंग द साउंड ऑफ सी, सोफोक्लीस वॉज रिमाइंडेड ऑफ द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन मैंस मिजरीज. Now friends, we can see that there is a comparison of ebbing and flowing of the sea waves with the miseries of man. तो सोफोक्लीस यहाँ पर उनको रिमाइंड होता है, जैसे ही वो एबिंग एंड फ्लो ऑफ वेव्स देखते हैं तो उन्हें लगता है कि कैसे ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कभी जो इंसान की जो और ह्यूमन बीइंग की जो मिजरीज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ट्रबल्स हैं लाइफ की, वो कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती हैं. समटाइम्स मैन बिकम्स वेरी मिजरेबल ड्यू टू फिजिकल इलनेस और लॉस ऑफ हिज किथ एंड किन. तो ये बता रहे हैं कि कैसे जो इंसान की जो मिजरेबल लाइफ है वो ऐसी क्यों बनती है, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ फिजिकल इलनेसेस इन द लाइफ ऑफ मैन एंड समटाइम्स ही हैज़ लॉस ऑफ हिज किथ एंड किन. किथ एंड किन का मतलब होता है रिलेटिव्स या अपने फैमिली फ्रेंड्स. दिस इज़ फ्लो ऑफ मिजरीज. और यहाँ पर सोफोक्लीस कहते हैं कि दिस इज़ द फ्लो ऑफ मिजरीज. यहाँ पर फ्लो चलता रहता है, कभी एबिंग है कभी फ्लोइंग है, तो कम और ज़्यादा मिजरीज होती रहती हैं. आफ्टर सम टाइम्स ही फील्स अ बिट रिलीव्ड ऑफ मिजरीज. और कुछ देर बाद उसे क्या लगता है इंसान को कि वो थोड़ा सा रिलीव्ड है फ्रॉम ऑल द मिजरीज. दिस इज़ इट्स एब. तो ये कह सकते हैं कि ये एब है, या मतलब कि जो वेव्स हैं वो लो है, मतलब जो मिजरीज हैं वो कम है, लाइफ में थोड़ी टाइम के लिए कम हो जाती है. बट ही इज़ नेवर परफेक्टली हैप्पी. बट सोफोक्लीस यहाँ पर कहते हैं कि वो कभी भी, इंसान जो है वो कभी भी परफेक्टली हैप्पी नहीं है. Soon again the miseries increase, and what happens again, the miseries come and it goes high, or it goes up. When Arnold hears the roaring sound at Dover, Dover is the name of beach I have told you earlier, he is reminded of the loss of men's रिलीजियस फेथ. अब यहाँ पर जो आर्नल्ड है वो कह रहे हैं कि जैसे ही वो डोवर बीच की जो रोरिंग साउंड है, जो सी वेव्स की जो रोरिंग साउंड है उसको देखते हैं, इट रिमाइंड्स हिम ऑफ द लॉस ऑफ मैंस रिलीजियस फेथ. और ये उन्हें लगता है कि कैसे जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका जो रिलीजियस फेथ है वो कम होता जा रहा है. दे डोंट बिलीव इन रिलीजन. नाउ स्टैंजा 4 है. द पोएट टेल्स अस हियर व्हाट ही इज रिमाइंडेड ऑफ ऑन हियरिंग द रोरिंग साउंड ऑफ द सी वेव्स. अब वो वापस से बता रहे हैं कि उसे क्या रिमाइंड होता है सी वेव्स को देखते हुए. द retreating waves टेल हिम द स्टोरी ऑफ द डिक्रीजिंग रिलीजियस फेथ. तो जैसे जो जाती हुई वेव्स हैं सी की, वो पोइट को शो करती हैं, पोइट को बताती हैं. और पोइट ऐसा सोचते हैं कि देर इज़ अ डिक्रीजिंग ऑफ रिलीजियस फेथ. लोगों में जो रिलीजन पर जो विश्वास है वो कम होता जा रहा है. रिलीजियस फेथ सराउंडेड मैंस लाइफ इन ओल्डन डेज लाइक अ ब्राइट फोल्डेड बेल्ट. अब इस स्टैंजा में हम लोग देखेंगे कि कैसे जो आर्नल्ड है वो ऐसा सोचते हैं कि जो ओल्डन टाइम्स थे, जो ओल्डन पीरियड था, उसमें लोग क्या है बहुत ज़्यादा रिलीजियस हुआ करते थे. रिलीजियस फेथ था लोगों में, और इट वाज प्लेइंग लाइक अ ब्राइट फोल्डेड बेल्ट. और वो जो बेल्ट है वो उन लोगों को प्रोटेक्ट करती थी, और एक उनको ब्राइटनेस के कारण उनको एक गाइडेंस भी देती थी. एवरी मैन हैड फेथ इन सम रिलीजन. और उस टाइम क्या होता था ओल्डन डेज में कि हर आदमी को
रिलीजन पर विश्वास था। जनरली एवरी मैन हैड अ फेथ इन गॉड एंड मोरालिटी। और जो मॉरली जो सही है, मोरालिटी क्या कहती है, वो सब उन लोगों को उसमें विश्वास था। बट इन मॉडर्न साइंटिफिक एज गॉड हैज़ बीन डीथ्रोन्ड एंड मोरालिटी हैज़ बिकम अनप्रैग्मेटिक। बट अब अगर जो मॉडर्न साइंटिफिक एज है उसमें क्या हो गया, गॉड जो है उनको डीथ्रोन कर दिया। थ्रोन मतलब होता है कि किसी टाइप का जो सिंहासन है उस पर बैठाना, और डीथ्रोन मतलब उस सिंहासन से उतार देना। तो लोगों ने ड्यू टू दिस मॉडर्न साइंटिफिक एज उन्होंने क्या करा है, गॉड को डीथ्रोन कर दिया है। एंड मोरालिटी हैज़ बिकम अनप्रैग्मेटिक। अब प्रैग्मेटिक मतलब होता है कि व्हेन समथिंग इज पॉसिबल प्रैक्टिकली दैट वी कैन डू और वी कैन अप्लाई। तो मोरालिटी अब उनको क्या लग रही है, अनप्रैक्टिकल लग रही है, उन्हें ये फॉलो करना सही नहीं लग रहा। To the poet, the faithless world of today appears as cheerless as the naked pebbles of the seashore when the waves have ebbed away. और अब लोगों को जो पोएट है वो क्या कह रहा है कि दिस वर्ल्ड इज़ अ फेथलेस वर्ल्ड ऑफ टुडे एंड अपीयर्स एज चीयरलेस एज द नेकेड पेबल्स ऑफ द सी शोर। और ये एक चीयरलेस प्लेस है, और यहाँ पर ये जो चीयरलेस प्लेस है वो ऐसे लग रही है एज इफ इट इज़ लाइक अ नेकेड पेबल्स। पेबल्स होते हैं जो राउंडेड स्टोन्स होते हैं किसी भी सी शोर पर, तो उनकी तरह ये जो लोग हैं वो सब उन्हें फील हो रहे हैं या ऐसे अपीयर हो रहे हैं व्हेन द वेव्स हैव एब्ड अवे। और आप लोग इमेजिन कर सकते, एवरीबडी हैज़ सीन आई होप द सी शोर। तो वहाँ पर क्या होता है, कभी कभी जब सी की जो वेव्स है वो वापस सी की तरफ जा रही होती है और शोर पे जो भी पेबल्स हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल खाली हो जाते हैं। तो उसी तरीके से वो इंसान के लिए कह रहा है, वो ह्यूमन बींग्स के लिए कह रहा है, बिकॉज दिस वर्ल्ड इज़ फेथलेस एंड they don't believe in God, though they are like naked pebbles of the seashore. Okay, so अब हम इसका लास्ट स्टैंजा करने वाले हैं, स्टैंजा नंबर 5. In the previous stanza the poet has said that the faithless world of today is a cheerless place. तो हमने देखा कि फोर्थ स्टैंजा में क्या कह रहा था कि this world is a faithless world and it is a cheerless place. In the present stanza he again puts down his idea about the world. So it's like conclusion of this poem कि वो वापस से अपना आइडिया बता रहा है इस वर्ल्ड के बारे में. द वर्ल्ड इज़ इन फैक्ट अ प्लेस इनडिफरेंट टू मैन. लोगों को ऐसा लगता है कि दिस वर्ल्ड इज़ मेड फॉर देम, वेयर एज पोइट सेज दैट दिस वर्ल्ड इज़ इनडिफरेंट टू मैन. इनडिफरेंट होता है जिसको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इट अपीयर्स एज इफ इट इज़ अ लैंड ऑफ ड्रीम्स. और आर्नल्ड यहाँ पे कहते हैं कि ये एक जो लैंड है, ये अर्थ है, इज़ लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स. मैन हैज़ मैनी होप्स फ्रॉम दिस वर्ल्ड. फिर भी मैन जो ह्यूमन बीइंग है उससे ऐसा लगता है कि इस वर्ल्ड में रहकर ही उसकी सारी जो डिज़ायर्स है, जो विशेज़ है, वो फुलफिल होंगी. मैन हैज़ मैनी होप्स फ्रॉम दिस वर्ल्ड. ही थिंक्स दैट द वर्ल्ड इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस एंड ही विल बी एबल टू बिकम परफेक्टली हैप्पी हियर. और मैन को एक इल्यूजन है कि वो इस वर्ल्ड में रह के परफेक्टली हैप्पी हो जाएगा. बट दिस इज़ अ डेल्यूजन. डेल्यूजन यही है कि उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर रहकर उसके लिए सब कुछ अच्छा होगा. एंड मैन इज़ साइकोलॉजिकली सब्जेक्ट टू. और साइकोलॉजिकली मैन इज़ सब्जेक्टेड टू दिस थिंकिंग कि उसके लिए इस वर्ल्ड में सब कुछ अच्छा होने वाला है. बट इट्स अ मिथ. द वर्ल्ड रादर कैन बी कंपेयर टू अ डार्क बैटल फील्ड वेयर इन द darkness of the night the armies are fighting with each other. But what this world is, it is rather a battlefield, a dark battlefield where in the darkness of the night the armies are fighting with each other. जबकि ये क्या है, एक डार्क बैटल फील्ड है. यहाँ पर आर्मीज़ हैं, डार्कनेस है, और नाइट के टाइम में ये आर्मीज़ एक दूसरे से फाइट कर रही है. दे आर नॉट नोइंग देयर फ्रेंड्स एंड फोज एंड ह्यूमन बींग्स. और यहाँ पर जो एक कंपैरिजन हम देखते हैं कि जो आर्मीज़ हैं उसके लोग हैं वो अपने फ्रेंड्स और अपने एनिमीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं. Their minds are filled with confusion and fear in this world. All the human beings are confused. They have fear in this world. If there is any consolation in the world, that can only come from the lovers becoming true to each other. और आर्नल्ड का इस पोएम में यही मैसेज है कि अगर लोग जो हैं, if they will love each other, if they are becoming true to each other, then only there is a respite. So the poet entreats it from his beloved. और इसीलिए वो अपनी
जो बिलव्ड है उससे हैप्पीली एंड इमोशनली उससे बेगिंग कर रहे हैं कि उसको ये सब चीज़ों में बिलीव होना चाहिए एंड शी शुड बी truthful, she should be trustworthy, and she should love her lover truly. ओके, सो अपने बिलव्ड के थ्रू वो अपनी जो ऑडियंस हैं, जो उसके आर्नल्ड के जो फॉलोअर्स हैं, उसको जो पढ़ने वाले हम जैसे रीडर्स हैं, तो वो हमें ये मैसेज अपने बिलव्ड के थ्रू कन्वे कर रहे हैं. आई होप ये आपको ये पोएम आज पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी. और एग्ज़ाम में अगर आपके स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन आता है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आता है, तो भी आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा. या फिर अगर आपके लिए क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखने को आ रहा है इस पोएम का, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है. तो प्रिपेयर करिए इसको, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब भी कर दीजिए. ओके, until we meet again in the next video, keep watching my videos. Okay, bye bye friends.